हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और इस क्वारंटाइन का मैक्सिमम यूज कर रहे होंगे फिजिक्स पढ़ने के लिए, राइट? यस, वेरी गुड। चलिए गाइस, तो आज हम फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं और डिस्कस करेंगे अभी भी इंक्लाइंड प्लेन पर ही, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे और शायद वो आपको याद भी होंगे। चलिए आज बात करते हैं उसी इंक्लाइंड प्लेन पे, थोड़ा और लेवल को इंक्रीज किया जाए। चलिए, तो गाइस पूछा गया, बोला गया कि ये एक वेज है हमारे पास, फिक्स वेज है, ठीक है। ये कैपिटल एम मास है, स्मॉल एम मास है। तो हमसे बोला गया इस स्मॉल एम मास की क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए सच दैट ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में रहे। सेम वही क्वेश्चन जिसमें हम इंक्लाइन पे एफ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाया था, वहां पे भी एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम बेसिकली रेंज पूछी गई थी कि कहां से कहां तक हम इस मास की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं सच दैट कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो कर लेते हैं। तो एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू के लिए, किसके बारे में बच्चों? मिनिमम एम के लिए। अब मिनिमम एम के लिए आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए, ये कम से कम वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू। अगर उससे भी कम हो गया तो क्या होगा? सर उससे भी कम हो गया तो ये इधर चलेगा। ये कम से कम वैल्यू के बारे में बात करें, मिनिमम वैल्यू। अगर ये कम से कम वैल्यू हुई और उससे भी कम हो गया, मान लो ये वैल्यू ही मान लो 1 किलोग्राम, मिनिमम वैल्यू 1 किलोग्राम, और मैंने रख दिया 500 ग्राम। 1 किलोग्राम पे ये बैलेंस था, जैसे ही मैंने 500 ग्राम रख दिया तो क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में लेके आएगा। तो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू से अगर कम वैल्यू हो गई तो ये सिस्टम ऊपर जाएगा और ये सिस्टम ऐसे जाएगा, पक्का ना? हाँ। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी अगर मिनिमम वैल्यू से कम हुई तो इसकी टेंशन रहेगी इधर जाने की, इसकी टेंशन रहेगी ऊपर जाने की, बट मिनिमम वैल्यू पर इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए फोर्सेस को एनालाइज करते हैं बच्चों, आइए। तो mg नीचे लगा, स्मॉल mg, टेंशन टेंशन, और इधर लगा कैपिटल mg साइन थीटा, ये थीटा एंगल मान लेते हैं। इधर लगेगा बच्चे कैपिटल mg cos थीटा, और ये लगा नॉर्मल। तो कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें पता है, नॉर्मल का फॉर्मूला हमें पता है कैपिटल mg cos थीटा, और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है एफ मैक्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हम बात करें एफबीडी ऑफ स्मॉल एम बनाते हैं। एफबीडी ऑफ स्मॉल एम अगर मैं बनाऊं, एफबीडी ऑफ एम अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा बच्चों? टी ऊपर लगा, स्मॉल एम जी नीचे लगा, तो टी इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, पक्का? हाँ जी। अब देखिए अगर उससे कम वैल्यू होगी तो ये ऊपर चलेगा, ये इधर आएगा, पक्का। यानी ये mg sin थीटा, इसकी इंटेंशन रहेगी इधर आने की, mg sin थीटा, पीछे t, और इधर एक और कौन लग जाएगा बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, और रेस्ट पर है, मिनिमम है, बिल्कुल h पर है, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका होगा। यानी अगर मैं इस वाले ब्लॉक का बनाऊं तो इसका mg sin थीटा नीचे माइनस t प्लस fx, यानी कैपिटल एफबीडी ऑफ कैपिटल एम अगर हम बनाएं तो इधर कौन लेके आएगा बच्चों? कैपिटल एम जी साइन थीटा, क्योंकि इससे कम हुआ तो इधर ही टेंशन आ जाएगी ना। बैलेंस है तो नीचे लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला, ऊपर कौन लगेगा? टी, और इधर कौन लगेगा? एफ एस। मिनिमम से कम हमें आइडिया देता है कि इसकी इंटेंशन किधर होगी। अगर इस m की मिनिमम वैल्यू से कम कर दी तो ये सिस्टम ऊपर और ये ऐसे आएगा, यानी ये इसकी इंटेंशन इधर जाने की होगी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ध्यान रखना बस। चलिए तो यहां से क्या हुआ बच्चों? mg sin थीटा दिस इज इक्वल टू t प्लस fs, यानी t की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास? mg sin थीटा माइनस fs की वैल्यू म्यू mg cos थीटा।
टेंशन सेम रहेगी, पहली और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर दो बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड को। यहाँ से क्या है बच्चों, स्मॉल एम जी दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा। देखो जी 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 विल कैंसिल आउट, तो मिनिमम मास तो ये बना एम मिनिमम, कितना बना बच्चों, एम साइन थीटा माइनस म्यू एम कोस थीटा। अरे सर ये वही बना जो पिछली बार ही डिस्कस किया था, है ना। ए से जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, फोर्स आ जाएगा। तो मिनिमम फोर्स कितना होता था, याद करो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हमें मास निकालना, तो एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दी हम लोगों ने, मास आ गया। चलिए अब मैक्सिमम के लिए बात करें, फॉर मैक्सिमम जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। मैक्सिमम पे भी ये बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम से हल्का बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब इसकी इंटेंशन रहेगी नीचे आने की, इसकी इंटेंशन रहेगी ऊपर जाने की। प्लीज पे अटेंशन। मान लो मैक्सिमम मास था 5 किलोग्राम, मिनिमम मास था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम पे बैलेंस थे, यानी 1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी बैलेंस रहेगी। 1 से कम कर दिया तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, लेकिन 5 से ज्यादा कर दिया तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। यानी अब इसकी इंटेंशन किधर है, ऊपर जाने की। ऊपर जाने की इंटेंशन है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। दैट्स इट। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू में होता है। कल वाले लेक्चर में टेबल को एनालाइज करना, 8.8 पे भी हमारे पास 3.2 था, और 15.2 पर भी 15.2 पर भी हमारे पास कितना था, 3.2। याद करना, मैक्सिमम और मिनिमम पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। चलिए अब देखिए इक्वेशन एक तो यही बनी, स्टैटिक है अभी भी, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो T दिस इज इक्वल्स टू m इनटू g। इक्वेशन नंबर 1 तो यही बनी। अब इसकी इंटेंशन अगर मैक्सिमम से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो इसकी इंटेंशन ऊपर जाएगी, यानी T इसको खींचेगा, ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा और माइनस fs पीछे आ जाएगा, यानी इधर तो टेंशन लगेगा और इधर कौन लगेगा बच्चों, mg sin थीटा। बस अब फ्रिक्शन दल बदल लेगा, अब फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो चाहता है ये दोनों एक साथ रहे। चलिए तो बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए अभी भी बैलेंस पे है, तो T दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस fs, और T दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस fs की वैल्यू म्यू mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो mg दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू m, कैपिटल M आएगा बच्चों ये, म्यू mg cos थीटा। g g g विल कैंसिल आउट, तो मैक्सिमम मास कितना होगा, कैपिटल M sin थीटा प्लस म्यू कैपिटल M cos थीटा। लो जी, ये हमारे पास रेंज ऑफ मास बन गई। बताइए, अरे सेम वही तो क्वेश्चन था, पहले में फोर्स पूछा था, इसमें मास पूछ लिया। लेकिन हमें प्रॉब्लम को देखकर, हमें पुली को देखकर हमें डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई? पक्का? एक बार देखिए पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि एक वेज था, वेज पे दो मासेस थे, एक कैपिटल एम था, एक स्मॉल एम था। हमें पूछा गया स्मॉल एम की क्या रेंज होनी चाहिए सच दैट ये पूरे का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। देख के ही हमें समझ में आ गया कि ये तो रेंज के बारे में बात कर रहा है ना, और रेंज निकालना हमें आता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। बात आती है कि अब फ्रिक्शन किधर लगेगा सर, तो उसके लिए देखो मिनिमम से अगर कम हुआ तो किधर इंटेंशन रहेगी सिस्टम की, और मैक्सिमम से अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो किधर इंटेंशन रहेगी सिस्टम की। बस वो सब चीजें देखकर हम लोगों के दिमाग में चर्चा बैठ जानी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन प्लस नॉन फ्रिक्शन वाले सरफेस को मर्ज करके ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आर यू गाइस रेडी? पक्का? चलो स्टार्ट करें बच्चों। अब हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए एक आपके पास ट्रायंगुलर वेज दिया गया है और उसमें बोला गया कि ये A से P में देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक, यानी म्यू 0। P से O के बीच में देयर इज अ फ्रिक्शन और वहां पे म्यू गिवन है हमें 0.1। ठीक है ना।
बोला गया कि ये मास, जिसका मास 10 किलोग्राम है, इस ब्लॉक को अगर मैं रिलीज किया गया इनिशियली रिलीज फ्रॉम में, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, तो हमें उसके यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। और जब यहाँ पर जस्ट ओ पे पहुंचा होगा उस टाइम पर उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बच्चों, कि देखिए यहाँ से यहाँ ए से पी में देयर इज नो फ्रिक्शन, तो ये वही वाला क्वेश्चन बनेगा जो अभी तक हम पढ़ते आए थे बिफोर फ्रिक्शन। और पी से ओ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विदाउट फ्रिक्शन की बात करूं अगर मैं, विदाउट फ्रिक्शन वाले पार्ट की और विद फ्रिक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करें, प्लीज पे अटेंशन प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना वो इन्हीं के बेस पर होगा। चलिए अब विदाउट फ्रिक्शन में अगर हम बात करें, ध्यान से देखो बच्चों, यानी म्यू की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर किसी भी ब्लॉक को मैं रिलीज करता हूं तो इसको लेके आने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा सर, mg sin थीटा, पक्का ये हमने देखा है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर लेगा, mg cos थीटा को, यानी n की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ से mg cos थीटा फर्स्ट इक्वेशन, और जो ड्राइविंग fd जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा mg sin थीटा। ब्लॉक का मास m है, तो ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a, तो a की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो a इज नथिंग बट fd यानी ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक यानी g sin थीटा। तो ये तो हमें पता है, अभी तक हम लोगों ने देखा है ये कि g sin थीटा इस वाले पार्ट की एक्सेलरेशन होने वाली है। चलिए अब मैं बात करूं विद फ्रिक्शन, हालांकि हमें पता है विद फ्रिक्शन में भी हम कल डिस्कस कर चुके थे, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि यही ब्लॉक m है, ठीक है ना बच्चों, नीचे आ रहा है हैविंग सम एक्सेलरेशन a, चलिए इसको a1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इसको a2 मान लेते हैं। चलिए तो अभी भी हम वही बात करेंगे कि अब इसको कौन लेके आ रहा है, नीचे लेके आएगा बच्चों mg sin थीटा, ठीक है सर, परफेक्ट। जब ये नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही म्यू गिवन है तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन सेम रहने वाला है, यानी पीछे लग जाएगा हमारे पास Fk, और यहाँ पे Fk की वैल्यू वही म्यू इंटू एन हो जाएगी, बस दैट्स इट। चलिए अब हम बात करें तो यहाँ पर नेट फोर्स निकालो, तो एक्सेलरेशन A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, F net by M। F net by M कितना हो गया बच्चों, F net देखिए ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा, रिटार्डिंग फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी mg sin थीटा नीचे आ रहा है माइनस Fk की वैल्यू हमें पता है बच्चों म्यू इंटू एन, यानी म्यू mg cos थीटा, यानी म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो व्हाट विल वी हैव, m विल कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन ऑन फ्रिक्शनल सरफेस हमारे पास कितना है बच्चों, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रहे बच्चों, दोनों ही सरफेसेस को साथ के साथ लेके चल रहे हैं। विदाउट फ्रिक्शन g sin थीटा नॉर्मल, विद फ्रिक्शन g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, यानी थोड़ा सा एक्सेलरेशन कम हो जाता है इस वाले सरफेस पे। अच्छा अब बात करें जब इसको रिलीज किया गया, ध्यान से सुनना बच्चों, रिलीज किया गया तो हमारे पास ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 10 ये 6 है, ये 8 है, यानी वो 3 4 5 का डबल कर दिया, तो यार 5 होता है तो ये 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट P जो है बिल्कुल सेंटर पे है, यानी यहां से यहां पर इसकी वैल्यू ये 5 और ये भी 5। चलो यानी जब इसको रिलीज किया गया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने 5 मीटर का जब P पॉइंट पर आया, और A से P वो वाला सरफेस है जहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g sin थीटा, ये हमें अभी अभी पता लगा है। चलिए तो g sin थीटा एक्सेलरेशन यानी वो A भी पता है, S भी पता है, क्या निकालना है, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट P पॉइंट, तो याद करो कैसे निकाल ले, बताइए जल्दी। चलो तो अगर हम बात करें Vp के बारे में तो Vp का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। Vp हमें कैलकुलेट करना है, u हमारे पास 0 है बच्चों, तो Vp की वैल्यू देखना क्या आ गई, u की वैल्यू 0 है, 2 इंटू a की वैल्यू g sin थीटा, g sin थीटा यानी g इंटू साइन 53 इंटू 5, लो जी ये हमारे पास Vp आ गया, डन है ना बच्चों।
अब साइन 53 कितना होता है? साइन 53 होता है 4/5, तो VP का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 2 इंटू जी यानी 10 इंटू 4/5 इंटू 5 विल कैंसल आउट, तो ये आ गया VP, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। अब 80 को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसको 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 5, ठीक है ना? वही तो आ गया हमारे पास। चलिए जी ध्यान से देखो अब क्या करें हम इसको। तो हमने क्या किया बच्चों? इसको मतलब 4 बाहर लिख के आगे 4√5। लो जी VP की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√5, यानी यहां पर इसकी वैल्यू 0 थी और जब यहां पर आया तो ये VP आ गए हमारे पास 4√5। अब कहानी स्टार्ट होती है फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चों? जैसे यहां पर अब इस ये 4√5 इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी बन गई, यहां से यहां तक की। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। एक्सेलरेशन कितना? ये रहा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलो पहले A2 निकाल लेते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे फिर हम। A2 की वैल्यू देखिए डायरेक्ट, जी 10 साइन थीटा साइन 53 कितना हो गया बच्चों? अभी अभी पता लगा 4/5 है ना बच्चों? 4/5 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.1 इंटू 10 इंटू कॉस 53 3/5। लो जी देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये कितना बना? A2 की वैल्यू कितनी बनी बच्चों? 8 माइनस 0.6 है ना? हाँ 8 माइनस 0.6, ठीक है ना? हाँ परफेक्ट 0.6। लो यानी A2 की वैल्यू बन गई 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी बस अब क्या करना है? अब हमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब VO निकालना है हमें, तो VO का स्क्वायर माइनस VP का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू S। ठीक है बच्चों, VO का स्क्वायर हमें नहीं पता, VO निकालना है हमें, माइनस VP का स्क्वायर ये रहा बच्चों, यानी VP का अंडर रूट करेंगे तो 80 ही आ जाएगा, 80। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7.4 इंटू V की वैल्यू कितनी, S की वैल्यू कितनी है? 5। उधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा ये आपका आंसर आ गया। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझना इज अ बिगर थिंग, जो हमें कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना आना चाहिए। फिर देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन था, वेज था, रेक्टेंगुलर वेज था, सॉरी ट्रायंगुलर वेज था, ट्रायंगुलर वेज पर एक ब्लॉक रखा गया, उसका आधा सरफेस फ्रिक्शनलेस था, आधा सरफेस फ्रिक्शन था। तो हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि विदाउट फ्रिक्शन क्या है, अपनी एक्सेलेरेशन होती है डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, और विद फ्रिक्शन क्या होती है। ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जी साइन थीटा और ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। फिर बात की गई कि सर यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्प्लेसमेंट टोटल पता थी 10, ये P पॉइंट इसके मिड पॉइंट पर है, तो ये भी 5, ये भी 5। तो हमने इसके दो पार्ट एनालाइज की, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। विद फ्रिक्शन पहले पार्ट से VP आ गया, अब VP इस वाले पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट होगा, और VO हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नहीं, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और अब वो कॉन्सेप्ट इन्हीं से मिलता जुलता मिलने वाला है, बस आपका दिमाग खुला होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लॉक के पीछे, ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है, हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है, बट उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा पढ़ते हैं। समझना, याद करो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सुनिए, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और स्मूथ है, अभी है ना, स्मूथ, नो फ्रिक्शन। ओके सर, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m1 है, याद है, आगे समझ में, एक है m2, एंगल थीटा। बताइए इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? जल्दी बोलो, स्टार्टिंग ऑफ एन LM, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 0। क्यों 0? क्योंकि सर m1 की एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा, m2 की एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा, अभी अभी कैलकुलेट किया है। ये वही कहानी हो गई बच्चे, वही कहानी। अगर हम ऊपर से एक हाथी के नीचे बच्चे को छोड़ दे, या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दे, दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी यानी जी से फॉल हो रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0,
तो ये इस पे कोई कांटेक्ट नहीं लगाएगा, ना ही ये इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगा पाएगा। सिंस अगर मैं इन दोनों को रिलीज कर देता हूं तो इन दोनों की एक्सेलरेशन ए रहेगी, पूरा सिस्टम को हम एक मान लेते हैं, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जी साइन थीटा। ये हमें पता है अभी तक। और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगेगा, एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। चलो अब ध्यान से सुनना, अभी हम लोगों ने बोला है कि अगर एक रफ सरफेस पे, बच्चों सीक्वेंस में समझना, सीक्वेंस में याद होना चाहिए आपको, अगर एक रफ सरफेस पर एक ब्लॉक रख दिया हम लोगों ने m1, इंडिविजुअल m1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1, तो ये जब नीचे आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन a1, अभी निकाला है, बोलो कितना, तो a1 का फॉर्मूला आया सर, a1 का फॉर्मूला आया g sin थीटा माइनस μ1 cos थीटा इंटू जी। लो यही तो आए ना, हाँ, यहां से हमें पता लगा एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी छोटा मास रखूं बड़ा मास रखूं वो उस पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पर, थीटा पर, और उनके बीच में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही दूसरे ब्लॉक को इंडिपेंडेंटली देखूं और यहाँ पर मास m2 रख दूं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 रख दिया, वही एंगल थीटा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बड़ी बात होगी सर, a2 दिस इज इक्वल्स टू g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। सर अभी निकाला है, बिल्कुल निकाला है, बहुत सुंदर बच्चों। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, जब फ्रिक्शन नहीं था तो g sin थीटा से आ रहा है, यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अब हमारा फ्रिक्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ लीजिए। फ्रिक्शन में क्या बोलेंगे बच्चों, वही हमारे पास एक फ्रिक्शन सरफेस है, एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज, इस पे दो ब्लॉक रखे गए हैं m1 और ये m2, ठीक है ना बच्चों, m1 m2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। हमसे पूछा जाता है कि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कब होगा वो कंडीशन समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कब होगा, अब इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन क्या, पॉसिबिलिटी क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, ध्यान से देखो, सोचो। अगर μ1 और μ2 बराबर हुए, भैया यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर m1 की भी एक्सेलरेशन g sin थीटा, m2 की भी एक्सेलरेशन g sin थीटा, दोनों की एक्सेलरेशन सेम थी, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगने वाले। हमने इंडिपेंडेंटली देखा, खाली m1 को रखो, खाली m2 को रखो, तो a1 ये आ गया, a2 ये आ गया। अब a1 a2 डिपेंड किस पे कर रहा है, देखिए g sin थीटा वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, g sin थीटा वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, क्या चीज डिफरेंस है, g cos थीटा वाला भी दोनों में कॉमन है सर, बस μ1 और μ2 ही तो चेंज आ रहा है। सोचो अगर इन दोनों सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 इज इक्वल टू μ2 रख दिया, अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 रख दिया तो सर इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी, यानी a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा। अरे a1 इक्वल टू a2 हो गई, ये तो वही कंडीशन बन गई, ये तो वही कंडीशन बन गई। इसमें भी तो a1 की वैल्यू कितनी, a1 की एक्सेलरेशन कितनी, g sin थीटा, a2 की एक्सेलरेशन कितना बचा, g sin थीटा, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना बच्चों, 0। ध्यान से सुना, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए पूरा लेक्चर। अगर फ्रिक्शन सरफेस पे μ1 μ2 भी बराबर हो जाते हैं, अगर μ1 μ2 भी बराबर हो जाते हैं तो a1 a2 भी बराबर हो जाएंगे, यानी उस केस में भी इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होने वाला। तो इस केस में भी नो नॉर्मल रिएक्शन। फिर कब होगा सर, हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन को देखकर, खुद बताओ, सोचो एक बार। ये इसकी अकेले की एक्सेलरेशन है a1, ये इसकी अकेले की एक्सेलरेशन है a2, a1 a2, m1 आगे है m2 पीछे है। सोचो अगर a1 की एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, भैया पहले बताओ नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जब आएगा जब m2 धक्का मारेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, एक दूसरे से धक्का मारेंगे ना, वही तो कांटेक्ट फोर्स है। अब ये m2 धक्का कब मारेगा, कंडीशन है पहली तो हमने ये देख लिया, अगर दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर सेम हो जाए तो
दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर सेम हो गया तो A1 A2 बराबर हो जाएगा, A1 A2 बराबर हो जाएगा तो ये वाला केस आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं लगने वाला। दूसरी कंडीशन क्या है, सोचो अगर A1 ग्रेटर देन A2 हो गया, A1 ग्रेटर देन A2, A1 ग्रेटर देन A2 यानी A1 की एक्सेलरेशन ज्यादा है A2 की एक्सेलरेशन से, यानी ये वाला ब्लॉक तो पहले ही नीचे आ जाएगा, ये कुछ देर के बाद आएगा, तो भी कांटेक्ट नहीं है, यानी नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, और कांटेक्ट नहीं रहा तो बच्चे नो नॉर्मल रिएक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन। चलो जी, बहुत सुंदर, दोबारा देखो, नो नॉर्मल रिएक्शन। चलिए जी, अब A1 ग्रेटर देन A2 कब होगा, A1 ग्रेटर देन A2 कब होगा, ध्यान से देखो, A1 ये रहा, A2 ये रहा, जी साइन थीटा वाला पैरामीटर सेम है। अब म्यू1 और म्यू2 पे ही खेल है, तो या तो म्यू1 लेस देन होगा म्यू2 से, या म्यू1 ग्रेटर होगा म्यू2 से, यही तो कंडीशन बची भैया। इक्वल टू वाले तो देख लिया कि इक्वल टू वाले में तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होने वाला। अब सुनो ध्यान से, अगर म्यू1 बड़ा हो गया, यानी म्यू1 बड़ा हो गया, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो देखना जी साइन थीटा दोनों में से सेम, ये वाला फैक्टर बड़ा हो गया तो ये वाली वैल्यू माइनस ज्यादा हुई, ऐसे मान के चलो ये वाला फैक्टर है 10, जी साइन थीटा की वैल्यू 10 मान ली, और इसमें म्यू1 cos थीटा बड़ा है तो इसको 2 मान लो, और इसको म्यू2 cos थीटा को 1 मान लो, तो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 1 9, है ना। अगर म्यू1 बड़ा हुआ तो A1 छोटा हो जाएगा, अगर म्यू1 बड़ा हुआ, इस केस में अगर म्यू1 बड़ा हुआ तो A1 लेस देन A2, A1 लेस देन A2, देखो A1 लेस देन A2, और इस केस में क्या आ जाएगा, म्यू1 छोटा है तो A1 ग्रेटर देन A2, A1 ग्रेटर देन A2, देखो बच्चों ध्यान से। और अगर A1 ग्रेटर देन A2 आ गया तो हमें क्या समझ में आया कि A1 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, वो तो फटाक से नीचे आ जाएगा, A2 धीरे 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 आएगा, यानी देयर शुड बी नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट तो नो कांटेक्ट फोर्स। चलिए, तो हम लोगों को यहाँ तो समझ में आ गया कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करने वाली। तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा, जब M2 धक्का मारेगा, और M2 धक्का कब मारेगा, जब M2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, यानी A2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी A1 के कंपैरेटिवली, यानी A2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी A1 के कंपैरेटिवली। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक ही केस बना बच्चों, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक ही सिचुएशन में बनने वाला है व्हेन A2 इज ग्रेटर देन A1, और फ्रिक्शन के टर्म्स में क्या है, व्हेन म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से रिकैप करता हूं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं IIT JEE में, एक्सेस में, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स है। देखो दोबारा समझो, हमने बोला कि M1 और M2 दोनों कांटेक्ट में थे, हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, यहाँ पे हम बात करें तो स्मूथ सरफेस पे हमने इसको रख दिया। स्मूथ सरफेस पे रखा तो हमने देखा M1 की इंडिविजुअल, अकेला M1 होता तो एक्सेलरेशन कितनी होती, जी साइन थीटा, अकेला M2 होता तो भी कितनी होती, जी साइन थीटा, यानी दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 0, यानी ना ये इस पे कोई कांटेक्ट लगाएगा ना ये इस पे कोई कांटेक्ट लगाएगा। अब हमने इन दोनों को एक रफ सरफेस पे छोड़ा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 मान लिया, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 मान लिया, तो हमने इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाली, अकेले की एक्सेलरेशन ये रही, अकेले की एक्सेलरेशन ये रही। फिर यहाँ से क्या देखा, जी साइन थीटा वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, जी कोस थीटा वाला फैक्टर भी दोनों में कॉमन है। क्या डिफरेंस है म्यू1 और म्यू2, तो हमने बोला कि अगर म्यू1 म्यू2 बराबर आ गए, अगर म्यू1 म्यू2 बराबर आ गए तो A1 A2 बराबर हो जाएगा, दोनों की एक्सेलरेशन सेम आ जाएगी, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन बना, तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब देयर शुड बी नो कांटेक्ट फोर्स। अब बात करते कि या तो म्यू1 छोटा होगा या म्यू1 बड़ा होगा। फिर हम लोगों ने एनालाइज किया कि अगर ये छोटा होता है म्यू1 तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी ज्यादा, अगर छोटा बड़ा होता है म्यू1 तो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी कम, है ना। अब बात ये की गई कि ये इन दोनों के बीच में कांटेक्ट कब लगेगा, अगर A1 ज्यादा हुई तो ये तो पहले नीचे आ जाएगा, यानी कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगने वाला। तो नॉर्मल रिएक्शन लगने का एक ही तरीका है, पीछे वाला इसको पुश करे, और पीछे वाला पुश कब करेगा, जब पीछे वाले की एक्सेलरेशन आगे वाले की एक्सेलरेशन से ज्यादा होगी, है ना। सोचो
ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, क्या कांटेक्ट में रह पाएंगे? नहीं सर। सोचो ये 5 से आ रहा है, ये 10 से आ रहा है, रह पाएंगे? यस सर। अब ये धक्का मारेगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो ये धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, और कांटेक्ट फोर्स आने की बस एक यही कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना कि μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, आपको μ1 भी गिवन होगा, μ2 भी गिवन होगा, पूछा जाएगा फाइंड दी कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स देख के ही समझ में आ जाएगा कि अगर ये 0.3 है और ये 0.2 है तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा। सोचो अगर ये 0.2 आ जाता और ये 0.3, तो क्वेश्चन को देख के ही दिमाग दौड़ना चाहिए कि नहीं सर इनमें कांटेक्ट फोर्स नहीं लगने वाला। बात समझ में आई? पक्का। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो सिस्टम की, आप उनका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए, बट उससे पहले ये पिक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आई होप समझ में आया है। अब हम बात करते हैं इन पे क्वेश्चंस की। चलिए स्टूडेंट्स, अभी केसेस को एनालाइज कर लिया है हम लोगों ने, मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन क्या बनी बच्चों हमारे पास, या तो μ1 ग्रेटर देन होगा μ2 से, या μ1 बराबर होगा μ2 से, या μ1 लेस देन होगा μ2 से। ये पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए और जो रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाले वो ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें समझ में आ गया कि वो साथ साथ तो आएंगे क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, बट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लगने वाला। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो 0, पहला पॉइंट। A1 इज इक्वल टू A2 सेकेंड पॉइंट, और कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, G साइन थीटा माइनस g cos थीटा। अगर मैं μ1 μ2 को म्यू मान लेता हूं तो लो जी, ठीक है ना। चलो, अगर μ1 लेस देन μ2 है तो A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, और A1 इज ग्रेटर देन A2 में तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वही G साइन थीटा माइनस μ1 G cos थीटा, ठीक है ना। चलो, और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, G साइन थीटा माइनस μ2 G cos थीटा। चलिए जी, बहुत सुंदर। और इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब ये कंडीशन आ जाएगी, यानी A1 इज लेस देन A2। A1 इज लेस देन A2 में ये साथ साथ आएंगे बच्चों, साथ साथ आएंगे, ठीक है ना, साथ साथ आएंगे, और साथ साथ आएंगे तो इनमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब इसका वो एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है। देखो, अब साथ साथ आएंगे, ये वही M1, ये वही M2, और इनकी एक्सेलरेशन A हो गया। चलिए, अब देखिए साथ साथ आएंगे तो क्या होगा, साथ साथ आएंगे तो क्या होगा। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करो, ये पूरा का पूरा सिस्टम एज अ होल मान लो, यानी अब M1 M2 ना करके पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। अच्छा, M1 कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा पाएगा, M1 कितना मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक है ना, चलेंगे साथ साथ तो काइनेटिक आ जाएगा, और काइनेटिक एक ही गिवन है तो μs और μ के बराबर ही ले लेंगे हम लोग। तो इसमें अगर हम F1 की बात करें, यानी Fmax1 की बात करें, Fmax1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन बाय ब्लॉक 1 μ1 G cos थीटा। चलो, सेकंड देखिए, Fmax2 कितना हो जाएगा बच्चों, μ2 G cos थीटा, μ2 mg cos थीटा, μ2 mg cos थीटा। चलिए, अब जब ये वाला पूरा ब्लॉक है, इसको नीचे लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, M1 प्लस M2 G साइन थीटा। पूरा सिस्टम है M1 प्लस M2 इंटू G साइन थीटा। देखिए नीचे आ रहा है तो ये तो बना ड्राइविंग फोर्स, और ये दोनों क्या बनेंगे, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला है। तो F नेट कितना बना बच्चों, F नेट कितना बना बच्चों, F नेट बना सर हमारे पास ड्राइविंग फोर्स यानी M1 प्लस M2 इंटू G साइन थीटा माइनस F1 F2 की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। देखिए G cos थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, M भी कॉमन, M1 M2 ना,
या m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। चलिए g cos थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से g cos थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बना m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है बच्चों, अब एफ नेट किस पे लगना है सर? इस पे, पूरे सिस्टम पे। पूरे सिस्टम का मास कितना है? 1 प्लस m2, एक्सेलरेशन कितना है? a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब इसको एज इट इज लिख दो पूरे को, यानी m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा माइनस cos थीटा m1u1 प्लस m2u2। एक्सेलरेशन निकालना बच्चों, तो m1 m2 से क्या कर दो? डिवाइड। लो जी, ये इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो ये हमारे पास तरीका आ गया। अब हमसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। क्या पूछा जाता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन निकालना। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अब हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। किसका बनाए? किसी का भी बना लेते हैं हम। m1 का एफबीडी बनाते हैं। देखो ध्यान से, अब हमें इतना तो समझ में आ गया पूरा सिस्टम कितनी एक्सेलरेशन से आ रहा है बच्चों? a एक्सेलरेशन से। ये रहा a एक्सेलरेशन, तो m1 भी कितने से आएगा? a से। m1 को लेके कौन आएगा सर? m1 g साइन थीटा। चलो ध्यान से देखना, अब जो कि ये दोनों कॉन्टेक्ट है, तो m2 m1 पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी दबाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट के कॉमन नॉर्मल लाइन, यानी इधर ही लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 ऑन 1 ड्यू टू 2। लो जी, अब और भी है। हाँ सर, अब m1 पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक इस केस में कितना आ गया? Fs कितना बच्चों? म्यू1 m g cos थीटा। देखो ये FBD बना। अब सुनो ध्यान से, ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से mg sin थीटा, और n12 आर द ड्राइविंग फोर्स। रिटार्डिंग कौन है? म्यू mg cos थीटा। चलो अब देखिए F नेट कितना हुआ बच्चों? F नेट दिस इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा और n12 दोनों ही ड्राइविंग फोर्स है, तो ऐड हो जाएंगे m1g sin थीटा प्लस n12। रिटार्डिंग कौन है? म्यू1 mg cos थीटा। चलो अब f नेट किस पे निकालना है? m1 पे, तो m1 इंटू a दिस इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा प्लस n12 माइनस म्यू1 mg cos थीटा। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बनी। हमें निकालना क्या है? नॉर्मल। देखो a पता है, यस सर, अब ये भी निकाला है। a भी पता है, m1 भी पता है, g भी पता है, sin थीटा भी पता है, म्यू1 भी पता है, सब चीजें पता है, तो n1 निकल जाएगा n1। बात समझ में आई बच्चों? पक्का? ये इस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किसी भी लेवल पे बने, हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कब वो दोनों एक साथ नीचे आएंगे, पहली बात। कब कब एक साथ नीचे नहीं आएंगे, दूसरी बात। एक साथ नीचे आएंगे तो ही वो धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, तो उस केस में पूरे सिस्टम को एज अ होल मान के एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दो, फिर इंडिविजुअल नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे, इसी एप्लीकेशन के बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम उसी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बोला गया कि m1 और m2 दो ब्लॉक्स है जिनका मास 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम है, एक वेज पे रखा हुआ है, 6 ये 8 और ये एंगल 53 डिग्री हमें गिवन है। म्यू1 की वैल्यू 0.2 है, म्यू2 की वैल्यू 0.1 है। बोला गया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक हमें निकालना है, और फाइंड फोर्स विद विच वन पुशेस द अनदर ब्लॉक, यानी हमें वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना, पुशिंग वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये साथ साथ आएंगे? क्या साथ साथ आने की कंडीशन क्या है? म्यू1 शुड बी ग्रेटर देन म्यू2, यानी म्यू1 शुड बी ग्रेटर देन म्यू2। हाँ जी सर, ये तो साथ साथ तो आएंगे। कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई तो क्या करना, अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकाल लें, तो ये क्यों ना पूरा सिस्टम एज अ होल बन जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉर्मूला याद है तो हम वैल्यूज रख लेते हैं। पूरा सिस्टम को अगर मैं मानूं तो 15 किलोग्राम है ना मास हो गया हमारे पास पूरे सिस्टम का। लीजिए ये कितना हो गया बच्चों? 15 किलोग्राम। चलो नीचे कौन लेके आएगा? 15 जी
साइन 53 और इसको अपोज कौन करेगा? देखिए μ1 का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तो F1 में बात कर लेता हूं, F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0.2 यानी म्यू इंटू mg cos थीटा, यानी m1 बोले तो tan इंटू g tan इंटू cos 53। लो बच्चों F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.1 इंटू 5 इंटू जी इंटू cos 53। तो हमें F1 F2 भी पता लग गया ना। तो Fnet निकालो, Fnet कितना होगा? ये ड्राइविंग फोर्स होगा, ये रिटार्डिंग फोर्स होगा। और sin 53 कितना होता है बच्चों? हमें पता होना चाहिए। sin 53 कितना होता है? इस वाली टेबल से देख लो। परपेंडिकुलर अब ये बन गया, बेस अब ये बन गया हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज ये बन गया, तो ये 10 हो गया, है ना। तो देखिए sin 53 कितना होता है बच्चों हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर बाय sin 53 कितना बच जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 8/10, यानी 8/10 यानी 4/5। और cos 53 कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 6/10, 6/10 यानी 3/5। चलिए अब F1 F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 की वैल्यू देखिए बच्चों, 0.2 पॉइंट में पॉइंट को मारा, 2 इंटू 10 20 cos 53, cos 53 कितना आ गया बच्चे? 3/5 यानी 5 4 जा 20, ये आ गया 12 न्यूटन। चलो F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं बच्चों। F2 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई बच्चों? 0.1 ने 0.1 को 10 को मारा, तो 5 इंटू cos 53, 5 इंटू cos 53 बोले तो 3/5, तो F2 की वैल्यू आ गई बच्चों 3 न्यूटन। चलिए F1 F2 आ गई, यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग A नेट F नेट निकालो। F नेट में mg sin 53 ड्राइविंग है, यानी 15 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू sin 53, sin 53 कितना हो गया बच्चों? 4/5 माइनस F1 F2 पीछे लगेंगे बच्चों, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलेरेशन को अपोज करेगा। F1 कितना है? 12 प्लस 3 15, देखिए 5 3 जा 15, ठीक है ना बच्चों। ये कितना बना? 30 प्लस 4 इंटू 120 माइनस 15, यानी ये बना 105। चलो 105 F नेट किस पे निकालना है बेटा? 15, यानी 15 इंटू इसकी एक्सेलेरेशन मान लेते हैं हम A, तो 15 इंटू A दिस इज इक्वल्स टू 105, यानी A दिस इज इक्वल्स टू 105/15। और ये कितने पे चला जाएगा बच्चों? 7 पे, यानी एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी एक्सेलेरेशन आ गई हमारे पास, परफेक्ट। बहुत अच्छा डेटा रखा था कि वैल्यू बहुत सिंपली, बहुत प्योरली अच्छी वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए यानी ये पूरा सिस्टम 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से आएगा। बात समझ में आ गई हमारे पास। अब हम बात करें फाइंड फोर्स विद विच वन पुशेस द अनदर ब्लॉक। हमें एक नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो क्यों ना मैं अब M1 का FBD बनाऊं। देखना ध्यान से, M1 का अगर मैं FBD बनाऊं तो बच्चों M1 का FBD, M1 पे इधर कितना लगेगा बच्चों? M1 कितना? 10 किलोग्राम ना, तो 10g sin 53। M1 को रोकेगा कौन? M1 को इधर रोकेगा F1, और इधर कौन लगाएगा? नॉर्मल। कौन लगाएगा बच्चे? नॉर्मल बाय 2, नॉर्मल ऑन 1/2। और ये कितनी एक्सेलेरेशन से आएगा? A। देखो ध्यान से, ये वाला देखो, ये वाला FBD, दोबारा देख लीजिए। FBD बना रहा हूं मैं M1 का, M1 पे नीचे कितना लगेगा बच्चों? M1g sin 53। M1 को रोकेगा कौन? F1। ऊपर कौन लगा है? नॉर्मल। नीचे कौन लगा है बच्चों? mg cos थीटा। और इधर कौन लगाएगा? नॉर्मल बाय 1/2 ऑन 1, N12। लो जी पीछे वाला आगे वाले पे फोर्स लगाता है, लिखने का तरीका। अब देखिए सब चीज हमें N1 निकालो, और ये पूरा सिस्टम कितनी एक्सेलेरेशन से आ रहा है बच्चों? A। तो ये वर्टिकल वाले को तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इसका देखना है। ये दोनों ड्राइविंग है, ये रिटार्डिंग है, तो F नेट निकालो बच्चों।
एफ नेट निकालिए अब, ठीक है ना। चलो देखो अब जी साइन 53 हम लोग निकाल चुके हैं क्या। चलो टेन जी यानी 10 × 10 × 53 4/5 प्लस नॉर्मल रिएक्शन N12 माइनस F1 की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों हम लोग ने 12। एफ नेट किस पे निकाल रहे बेटे, M1 पे। M1 कितना है बच्चों 10 किलोग्राम और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 7, तो 10 × 7 70, दिस इज इक्वल्स टू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 880 प्लस N12 माइनस 12, तो ये कितना आ गया बच्चों 82 इधर आ गया माइनस 80, दिस इज इक्वल्स टू N12 यानी N12 की वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन। कितनी आ गई बच्चों 2 न्यूटन। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा हम लोगों को। बोलो समझ में आया क्या। हमें करना क्या है इन क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन को देख के ही समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल कांटेक्ट होगा भी या नहीं होगा। दो कंडीशन μ1 μ2 के बराबर होगी, या μ1 लेस देन μ2 आ गया तो नहीं होने वाला, हाँ μ1 ग्रेटर देन μ2 आ गया तो होगा। वो देखेंगे हम इक्वेशन देखेंगे कि क्या μ1 μ2 है, नहीं होगा। क्या μ1 छोटा है μ2 से, तो भी नहीं होगा। क्या μ1 बड़ा है μ2 से, तो हाँ होगा। उसी सिचुएशन को देखते हुए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए। चलिए गाइस, नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। यही वही दोनों केसेस निकालने हैं, एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। आई होप ये आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे बहुत प्यार से, ठीक है ना। एक बॉक्स है जिसका मास 3 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, μ1 की वैल्यू 0.2 है, μ2 की वैल्यू 0.1 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, तो आपको ये एंगल नहीं गिवन है तो ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है। आई होप ये कर लेंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको ए निकालना है और आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, श्योर कर लेंगे पक्का। चलिए अब हम पढ़ने वाले बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को, छोटा सा है, क्यूट सा है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट, और IIT JEE एक बारी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, टेंशन या फ्रिक्शन। ये क्या है टेंशन या फ्रिक्शन? बेसिकली क्या होता है, जब भी ऐसा सिस्टम दिखता है आपको, एक स्ट्रिंग भी है, फोर्स भी लगा हुआ है, ब्लॉक भी है, एक सिस्टम को देख के इतना तो समझ में आ गया ये चलने वाला नहीं है। चलने वाला नहीं है तो अब ये पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले कौन आया, टेंशन है या फ्रिक्शन आया, टेंशन है या फ्रिक्शन आया। अब लोगों का दिमाग घूम जाता है इनमें, कुछ बोलते हैं टेंशन पहले आई होगी, कुछ बोलते हैं फ्रिक्शन पहले आया होगा। आपको दिमाग नहीं घुमाना, जैसा बताया गया वैसे याद रखना, बस समझिए। अब अगर ये स्ट्रिंग है बच्चों, ध्यान से सुनना, और ये नॉर्मल अपनी लेंथ पे रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, टेंशन की वैल्यू 0। अब इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगी सर? स्ट्रिंग में टेंशन ये आएगी जब एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन कब आएगी? जब सर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? कौन अक्कर होगा? फ्रिक्शन, यानी टेंशन आ गई ना चलने की। देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगी सर? जब इस पे फोर्स लगेगा, ब्लॉक पे फोर्स लगा तो कौन आगे? इंटेंशन आ गई। चाहे वो ना चले बट इंटेंशन तो आई ना, कि रिलेटिव मोशन आ गया, और इंटेंशन आ गई तो कौन पहले लगा? फ्रिक्शन। कौन पहले लगा? फ्रिक्शन। तो आपको यही याद रखना है, इन सभी क्वेश्चन में पहले फ्रिक्शन लगेगा, पहले फ्रिक्शन फिर टेंशन, पहले फ्रिक्शन फिर टेंशन। अब इस केस में एम्बिग्यूटी क्या होती है बच्चे, जहां पर डाउट हो जाता है कई बारी, कि कई बारी लोग ये सोचते हैं कि जरूरी नहीं है ऐसा हो। ध्यान से सुनना, एम्बिग्यूटी, बट आपको याद यही रखना है कि इन सभी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फ्रिक्शन लगाना है, फिर टेंशन आएगी। चलिए, अब इन क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी क्या होती है कि मान लो ये ब्लॉक ऐसे था ना, ठीक है ना, जैसे ही फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाते ही इसमें एक शेयरिंग, ऐसे इसकी शेप चेंज हो गई, वहीं ये फिक्स है और ये शेप चेंज हो गई। अब शेप चेंज हो गई तो पहले कौन आया? टेंशन।
पहले कौन है, टेंशन। ये एम्बिग्यूटी है पर आपको नहीं याद रखना, आपको यही याद रखना है कि जब भी स्ट्रिंग और फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए, टेंशन और फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले कौन लगेगा, जल्दी लिखिए, कौन लगेगा, फ्रिक्शन और फिर टेंशन। बात समझ में। अब मैं स्टेप्स बताता हूं कि आपको कैसे न्यूमेरिकल करते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन तो फटाफट अपने आप ही वर्बली बिना पेन कॉपी वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। IIT जेईई ने पूछा था 10 नंबर का फ्री का क्वेश्चन, वर्बली कर देंगे, देखना आप। बोल समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। एक मास है 2 किलोग्राम, एक मास है 5 किलोग्राम, दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए, एक पे फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन इधर, 15 न्यूटन इधर। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। पहले हम इनका मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करो एफ मैक्स। एफ मैक्स कितना हो गया बच्चे, म्यू इंटू एन। एन कितना है 0.5, तो म्यू हो गया, और 2 इंटू जी, जी ने जी को मारा, यानी एफ मैक्स इसका आ गया 10 न्यूटन। चलिए स्टेप बाय स्टेप है। पहले स्टेप देखो कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। अब आइए इस पे देखिए, इस पे फ्रिक्शन एफ मैक्स कितना हो गया बच्चों, इसका 0.4 इंटू 5 इंटू जी, पॉइंट हटाएंगे तो जी जी विल कैंसिल आउट, यानी 20 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, यानी ये पूरा सिस्टम अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना ले सकता है, 30 न्यूटन। ये 20 ले सकता है, ये 10 ले सकता है। पूरा सिस्टम कितना मैक्सिमम ले सकता है, 30 न्यूटन। अब क्या चेक करना है, एफ मैक्स को भूल जाओ कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो इस पे एप्लाइड फोर्स देखो कितना है भैया, 25 न्यूटन इधर, 15 न्यूटन इधर, कितना है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। यानी अगर ये सिस्टम चला, सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा ना, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा। तो सबसे पहले तो विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन एफ नेट कैलकुलेट कीजिए। विदाउट फ्रिक्शन कैलकुलेट एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों, 25 माइनस 15, यानी एफ एक्सटर्नल आ गया हमारे पास 10। ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकंड, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 30। एफ मैक्स कितना हो सकता है पूरे सिस्टम का, 30। चेक करो चलेगा क्या, चलने की कंडीशन एफ एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन एफ मैक्स, नहीं चलेगा। अब ये तो नहीं चला सर, नहीं चला तो क्या करना है, स्टेप नंबर 3, किसी भी एक ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाना है। पहले किसी भी एक ब्लॉक पर क्या लगा दो, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सोचो, ये भी रेस्ट पर, ये भी रेस्ट पर, कितना चला है 25 न्यूटन, तो इधर भी 25 लग रहा होगा, तभी तो रेस्ट पर होगा ना। अब देखिए क्या हुआ, तो इधर अगर 25 न्यूटन लगा, अगर इस पे 25 न्यूटन लगा, और इसका मैक्सिमम कितना है बच्चों, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, तो हमने लगा दिया, उसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, तो इस पे मैक्सिमम ही लगा दिया 20 न्यूटन। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, नहीं, कम हो सकता है, हाँ। तो अब टेंशन कितनी आई होगी, अब बताओ कितना बचा सर, 25 चाहिए था, 20 आ गया, तो 5 टेंशन इधर, 5 इधर, तो इधर भी 5, इधर ये रेस्ट पर है तो 15 इधर, तो 15 इधर, तो इधर कितना आना चाहिए 10। अब 10 फ्रिक्शन लगना चाहिए, ये देखो क्या 10 अवेलेबल है, यस सर है, तो जो हमने माना वो सही माना। यानी अब हमें समझ में आ गया कि हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चों, फ्रिक्शन एंड टेंशन। इसको अगर मैं F1 की वैल्यू बात करूं तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा, F2 की बात करूं तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा, और टेंशन की बात करेंगे तो 5 न्यूटन। डायरेक्ट आंसर लो। बस अब एक स्टेप्स क्या चेक करने हैं कि पहले सिस्टम को विदाउट फ्रिक्शन देखो किधर चलने की टेंडेंसी है, फिर फ्रिक्शन देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, फिर देखो चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो किसी भी एक ब्लॉक पे एफ लिमिटिंग निकाल लगा दो, फिर उस पे प्लस माइनस करते हुए दूसरे ब्लॉक पे आ जाओ। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, समझ में आ जाएगा। चलेगा, इस बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। वही पैरामीटर सेम रखे हैं मैंने, फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग कर दी है बस।
जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। वही 15 इधर 12 तो नेट बना 13, यानी चलेगा तो राइट में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है बच्चों, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, 30 तो नहीं चला। नहीं चला तो अब क्या करेंगे, एक केस पर लिमिटिंग लगाओ, लिमिटिंग लगाओ। देखे लगा के, चलो आ जाओ इधर देखो। अब किधर लगाए, किधर भी लगा लो, किधर भी लगा के देख लेते हैं। देखो इधर लगा के देखते हैं, इधर लगा लेते हैं। 20 लिमिटिंग है बच्चों, आपको पता है ये एफ मैक्स है 20, और ये एफ मैक्स कितना बच्चों 10। 0 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो हमने लगाया 20। नहीं चलेगा तो इधर कितना लगा 5, इधर कितना लगा 5, है कितना 12, तो चाहिए कितना 7। तो क्या 7 अवेलेबल है, हाँ जी सर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 10 न्यूटन, तो 0 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो हाँ 7 अवेलेबल है सर। ये 7, 20 और 5, तो F1 की वैल्यू आ गई 7, F2 की वैल्यू आ गई 20 और टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एक बच्चा बोला सर मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे लिमिटिंग में, तो यहाँ पे लगाऊंगा। मैंने बोला लगा के देख बच्चे, अपने आप तुझे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा मत मारना बस। इधर 12 है, बच्चा बोला कि सर मैं इधर लगा रहा हूं 10, मैंने बोला लगा बच्चे 10, क्योंकि इधर मैक्सिमम 10 है तो यहाँ 10 आ सकता है। तो 10 + 12 तो यहाँ पे बना 2, तो इधर बना 2, इधर लग रहा है 25, तो इधर मैक्सिमम कितना चाहिए 23। क्या 23 अवेलेबल है, नहीं सर। 23 अवेलेबल है, नहीं सर। अवेलेबल कितना है 20। क्या ये लगा पाएंगे, क्या ये रोक पाएगा, नहीं सर। इसके हिसाब से तो ये चलना चाहिए, तो ये कंडीशन सही नहीं है। तो किसी भी एक पे लगा के देख लो, दिमाग अपने आप सेट हो जाएगा। एक से ही आंसर आएगा, दूसरे से अपने आप गलत आता चला जाएगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं। वही यहाँ पे एफ मैक्स कितना है बच्चों, एफ मैक्स अभी भी कितना है सर 10, और यहाँ पे कितना है बच्चों 20। चलो 25, 18 यानी इधर आया 7। चलो फिर लगाओ, चले इधर करें सर। इधर 20 लगाया, इधर 5 आया, इधर 5 आया, तो यहाँ पर देखिए कितना है बच्चों 18, यहाँ पे कितना है 5, मैक्सिमम कितना है 10, चाहिए कितना 13। तो क्या कर सकते हैं, नहीं सर। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं, इस पे लगाते हैं वेव लिमिटिंग। ये देखिए ये कितना है बच्चों 18, इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जाएगा 10, पहले फ्रिक्शन आएगा फिर टेंशन आएगी, दैट्स व्हाई। इधर कितना आया 8, तो इधर भी कितना आया 8, है कितना 25, किधर इधर चाहिए कितना 17। क्या 17 अवेलेबल है, यस सर, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 20, तो ये आ गया भैया हमारे पास 17। तो F1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू आ गई 17 न्यूटन, और टेंशन आ गई 8 न्यूटन। बोलो ठीक है। अब वो क्वेश्चन की बात करते हैं जो IIT JEE में पूछा गया था, 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चले चलिए बच्चों, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप करेंगे, जल्दी बोलो। इसका एफ मैक्स कितना हुआ बच्चों, इसका एफ मैक्स हुआ सर म्यू इंटू एनजी यानी 50, और इसका कितना हुआ बच्चों एफ मैक्स 100। ठीक है, सिस्टम चलेगा क्या। टोटल फ्रिक्शन है 150, और जो नेट फोर्स लगा है वो उधर लगा है 30 न्यूटन। नहीं चलने वाला, चलेगा तो इधर चलेगा बट नहीं चलने वाला। ओके डन। अब कैसे करें सर, देखो ध्यान से देखो, इस पे किसी भी एक पे लगा के देखो। चलो मैं इस पे लगा लेता हूँ। इस पे कितना लगा बच्चों 100 न्यूटन, मैक्सिमम है इसका 100, टेंशन आ गई 10, इधर 10, चाहिए कितना 80, अवेलेबल कितना 50, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इधर लेके चलो लिमिटिंग, इधर कितना 50, टेंशन कितनी आ गई 30, तो इधर कितना 30, चाहिए कितना 110, तो कितना अवेलेबल है 80, यानी 100 में से 80 अवेलेबल है। तो ये वाली 80, 50 और 30 आंसर आ गया। अब देखिए बात आई इस वाले क्वेश्चन की। एक वही ट्रायंगुलर वेज है और उस पे 5 किलोग्राम के 2 मास रखे हुए हैं, और ये हमारे पास म्यू दोनों का सेम है। तो पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं इसका F1 F मैक्स। तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे n बनेगा बच्चों 5g cos 37, और यहाँ पर n बनेगा बच्चों 5g cos 53। ठीक है ना, परफेक्ट। साइन 37 कितना होता है बच्चों, साइन 37 होता है 3/5, और cos 37 होता है 4/5।
5, साइन 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5। चलो ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमें पता है। अब तो एफ मैक्स देखो, इसका 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। एफ मैक्स निकालो बच्चों, म्यू यानी 0.5 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 37 यानी 4/5। ये कितना है बच्चे, इसने 10 को मारा, 5 ने 5 को मारा, यानी 20 न्यूटन। ठीक है, इसका निकालो बेटे, सेकंड वाले का निकालते हैं। 0.5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 53, cos 53 3/5, 3/5, 5 will cancel out, 10 will cancel out, 5 3 जा 15 न्यूटन। लो जी, ठीक है। अब इस पे फोर्स इधर कितना लग रहा है बच्चे, इधर लग रहा है 5g sin 37, 5g sin 37। चलो ये भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये F1 की वैल्यू निकल गई हमारे पास। F1 की वैल्यू कितनी आई, 5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37 यानी 3/5, यानी F1 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। चलो उधर देखना है कितना लगेगा बच्चों, 5g sin 53, 5g sin 53। तो F2 की वैल्यू देख लो बच्चों, 5 इंटू जी इंटू साइन 53, साइन 53 हो गया बच्चों 4/5, 5 will कैंसिल आउट यानी 40 न्यूटन। चलो देखो ये सब चीजें F1, F2, फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, वही सब चीजें, चारों चीजें पता लगी। अब क्या ये ब्लॉक चलेगा क्या, 20 + 15 35 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, और इस नहीं चलेगा क्योंकि 30 न्यूटन इधर है, 40 न्यूटन इधर है। हाँ चलेगा तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, तो नहीं चलने वाला। चलिए अब क्या करें सर, तो वही फ्रिक्शन देन टेंशन। चलो अच्छा, इसको करने का एक और इजी अप्रोच है। इस जो ये ट्रायंगुलर वेज ऐसे लटका हुआ है ना, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, यानी जो ये ऐसे लटका हुआ है ना बच्चों, ये ऐसे ट्रायंगुलर वेज, तो इसको ना ऐसे एक्सपेंड कर दो, ऐसे 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 बना दो। सिंपल वही वाली फिगर आ जाएगी आपके पास। ऐसे यहां पर भी लगाना चाहो तो यहां पर भी लगा लो। अभी देखना ये कितना लगेगा, मैं ऐसे ही पे लगा देता हूं, फिर वैसे भी बता दूंगा। इधर लगा 40, इधर मैक्सिमम है 15, ठीक है ना, 40 इधर लगा, मैक्सिमम है 15, तो इधर कितना लगा दूं, मैक्सिमम लगा देता हूं इस पे 15, तो टेंशन कितनी आ गई 25। ठीक है, इधर देखो स्ट्रिंग सेम है, तो इधर 25 टेंशन मैक्सिमम, इधर कितना है बच्चों 30 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है 20 न्यूटन, चाहिए कितना 5 न्यूटन, तो अवेलेबल है। लो F1 की वैल्यू 5, 15, 25, आंसर आ गया। अब इसको ऐसे का ऐसे बना के करने में थोड़ा सा इजी बन जाता है, कर तो कैसे भी लो, मर्जी आपकी है। देखना इसको ऐसे कर लिया मैंने, ये लगाया मैंने 5 किलोग्राम, ये लगाया मैंने 5 किलोग्राम, और ये लगाया 40, और ये लगाया मैंने 30, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है कितना बच्चों 15 न्यूटन, और इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है बच्चों 20 न्यूटन। ठीक है, अब देखो इस पे मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग लगा दिया 15 न्यूटन, चाहिए कितना 40, तो इधर कितना आएगा टेंशन 25, रेस्ट पर है दैट्स व्हाई 25, तो स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, तो इधर भी 25, और चाहिए कितना 30, तो इधर कितना आ जाएगा 5 अवेलेबल है, तो ये आंसर आ गया F1, F2 और टेंशन। जल्दी बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। बस याद क्या रखना है, टेंशन या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फिर टेंशन, ब्लॉक रेस्ट पर है, तो आगे लगने वाला मस्ट बी इक्वल्स टू पीछे लगने वाला, दैट्स इट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दी टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।